Good, good afternoon to all of you. So लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एसिम्प्टोट से स्टार्ट किया था और एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के कुछ मेथड पढ़े थे। कोई भी इक्वेशन हमारे पास n डिग्री की है तो उस इक्वेशन के मैक्सिमम n एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो n ही होंगे। सो उसी में हम लोग ने आइसोम्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये फाइंड आउट किया था, और ऑब्लिक आइसोम्टोट्स फाइंड आउट करने के दो मेथड पढ़े थे। तो आइसोम्टोट्स के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि अगर हमें ये मेथड पता है तो हम इजीली किसी भी कर्व का आइसोम्टोट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 6x³ माइनस 11 कहाँ गया 6x³ माइनस 11x² प्लस 6xy² माइनस y² माइनस y इक्वल्स टू 0। सो ये कोई भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, तो फाइंड द आइसोम्टोट्स ऑफ द कर्व। हमें इस कर्व के आइसोम्टोट्स फाइंड आउट करने हैं। सो थर्ड डिग्री इक्वेशन है। सो मैक्सिमम 3 आइसोम्टोट्स इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें x का है x³। x³ का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, कांस्टेंट है। सो दिस शोज दैट कि देयर इज नो आइसोम्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस की। x एक्सिस के पैरेलल में इसका कोई भी आइसोम्टोट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब y का देख लें, तो y का अगर हम देख लें तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म है y², और y² में हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट जो है वो है y में y² है ना, कहाँ गया 6x³ माइनस 11x² प्लस 6xy² माइनस y² माइनस y इक्वल्स टू 0। सो y में हाईएस्ट डिग्री टर्म y² है और कोफिशिएंट उसका है 6x माइनस 1 ऑफ y²। दिस मीन्स 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 y² माइनस y इक्वल्स टू 0। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल क्या हुआ 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/6। तो x equals to 1/6 is one of the asymptotes parallel to the coordinate axis. This means parallel to the, this is asymptotes parallel to y axis. अब थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो दिस मीन्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम 5m वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो 5 3m थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 के कौन से हैं, ये 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x को 1 से रिप्लेस करना है और y को m से रिप्लेस करना है। तो पहला क्या हो गया 6 माइनस 11m प्लस 6m²। x को हमने जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है थर्ड डिग्री, तो ये तीनों जो है वो थर्ड डिग्री टर्म है, इसमें हम x को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और y को m से रिप्लेस कर रहे हैं। देन वी गेट दिस। अब m की वैल्यूज यहां से निकालेंगे एंड नेक्स्ट इज 5 to m सेकेंड डिग्री टर्म y², दिस मीन्स माइनस m²। अब m की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना है 5 3m इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इंप्लाइज दैट 6m² रूट्स क्या आएंगे माइनस 11m प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
तो रूट्स क्या होंगे इसके 6m स्क्वायर माइनस 36m प्लस m, अरे सॉरी 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 सॉरी, तो 12m क्या आएगा, रूट्स क्या होंगे इसके 13m। हम इमेजिनरी आ रहे हैं, ये आ रहा है, हाँ। हम 11 प्लस माइनस रूट 23 आयोटा बाय 12। रूट्स क्या आ रहे हैं 11 प्लस माइनस रूट 23 आयोटा बाय 12। 11 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा, आयोटा क्या होता है, वो आई रूट इसको -1। ये क्या हुआ, रूट के बाहर होगा ना, ये यस आ रहा मैम, है। बाहर ही। यस मैम, तो वही माइनस, तो रूट 23 आई लिखा है। बाय 12 अपॉन 12। तो अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं दिस मींस कि देयर इज नो आइसोम्टोट्स पैरेलल टू एंदर एक्सिस या फिर ऑब्लिक एक्सिस, तो इसका केवल एक आइसोम्टोट एग्जिस्ट करता है व्हिच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1/6। तो इसका मतलब इसका आपका कोई भी और आइसोम्टोट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बाकी रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ रहे हैं। सो दिस मींस ओनली वन आइसोम्टोट्स व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस इज x। ये नहीं आ रही आपकी। चूंकि ये m की वैल्यूज इमेजिनरी हैं, अब आ रही है, हेलो, हाँ मैम, आ रही आ रही आ रही। यहाँ पे चूंकि m की जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो इमेजिनरी हैं, सो इसका मतलब है कोई भी आइसोम्टोट ऑब्लिक आइसोम्टोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल एक आइसोम्टोट एग्जिस्ट करता है पैरेलल टू दी y एक्सिस which is x equals to 1/6। इसका केवल एक ही आइसोम्टोट है x equals to y/6। ठीक, एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम ये कैसे पता चलेगा कि मैम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये वाले इक्वेशन में रखना है कि मैम ये वाले मेथड से करना है जो अभी किया है? सेम मेथड है, मतलब कि ये सिंपलेस्ट मेथड है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इसलिए हमेशा इसी को अप्लाई करते हैं, वो भी विच इज वन ऑफ द मेथड फॉर फाइंडिंग द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। वो भी एक मेथड है फाइंड आउट करने का, ये भी एक मेथड है फाइंड आउट करने का। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी रखते हैं फिर हाईएस्ट डिग्री को करते हैं, ये उससे थोड़ा सा इजी है या नहीं है, तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते उसमें मैम क्यूब चला जाता है तो? हैं। हाँ, उसमें क्यूब करना पड़ता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी रखेंगे y की जगह पे, तो स्क्वायर करिए फिर सब कोफिशिएंट कलेक्ट करिए, उतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, यहाँ पे वो नहीं करना पड़ता है। आइसोम्टोट्स तो एक ही कर्व के निकाल रहे हैं, सब डिफरेंट मेथड हैं, तो चाहे उससे निकालें चाहे इससे निकालें, आइसोम्टोट्स तो वही निकल के आएंगे, वैल्यू तो हम वही लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, है ना। यस मैम। रखेंगे इसी के करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपको जिससे इच्छा हो आप उससे, यस मैम। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि x कौन सा 10 या 11 y क्यूब, यही किया है क्या हम लोग ने अभी, नहीं, y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कोफिशिएंट देख ले, हाईएस्ट डिग्री टर्म y क्यूब है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, सो दिस मींस देयर इज नो आइसोम्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल में कोई भी आइसोम्टोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
x का हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर y है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है y है, तो y इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द asymptote parallel to x एक्सिस। ठीक, अब हमें थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो 3 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, तो बाकी फाइंड आउट करने के लिए हम वही कर रहे हैं। थर्ड डिग्री इक्वेशन है, सो फाई 3m, जो y के थर्ड डिग्री टर्म है उसमें x को 1 से रिप्लेस करेंगे और y को m से, सो m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर एंड फाई 2m यहाँ पे 0 है, तो इस मेथड से फाइंड आउट करना नहीं हो जाएगा फाई 2m। तब यहाँ पे y स्क्वायर वाला टर्म जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं, सॉरी यहाँ पे थर्ड डिग्री टर्म है, सेकंड डिग्री टर्म जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकंड डिग्री टर्म जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फाई 2m इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाई 3m इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू 0। m के रूट्स फाइंड आउट करिए, दिस इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो रूट्स क्या हो गए, m इक्वल्स टू 0 एंड m plus 1 whole square equals to 0. So this implies that m equals to -1 जो है वो repeated Excuse me, root। मैम, बोलिए। फाइव थ्री एम जरा एक बार बता दीजिए कैसे। फाई 3m मतलब कि थर्ड जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, हाईएस्ट कैसे? डिग्री टर्म थर्ड डिग्री है, तो ये तीनों टर्म थर्ड डिग्री के हैं या नहीं है? यस मैम। भाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 3 हो गया, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2 3 हो गया। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसमें हम x को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और y को m से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो 5 3m। अब m की यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू है, तो एक तो m इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग अगर हम सिंपल c निकालना चाहें तो 0 ही आएगा, क्योंकि c का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। तो फाई 2m तो 0 ही है, तो m भी 0 है, c भी 0 है। तो वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c में। सो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द एसिम्पटोट, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। अब m इक्वल्स टू -1 जो है वो रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू है, इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सो रिपीटेड वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था कि अगर 2 वैल्यूज रिपीटेड हैं तो c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m प्लस c फाई n माइनस 1 डैश m एंड प्लस फाई n माइनस 2 m इक्वल्स टू 0। याद है कि जब अगर 2 रूट्स रिपीटेड हैं तो c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3 रूट रिपीटेड है तो c में क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 वैल्यू सेम है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट करें। अब m यहाँ पे हम -1 वाली चीज रख रहे हैं, c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट c स्क्वायर अपॉन 2। तो फाई n डबल डैश, फाई n मीन्स यहाँ पे फिर से लिख देते हैं फाई 3 c square upon factorial through, this means phi 3 double dash m plus c phi 2 dash m plus phi 3 कह रहे हैं phi 1 m equals to 0। तो यहाँ पे phi 1 m नहीं लिखा है हम लोगों ने, phi 1 m क्या हो जाएगा, -m। ये है फर्स्ट डिग्री टर्म।
तो आप सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. दिस implies that c square upon factorial 2 phi 3 डबल डैश. तो phi 3 ये है, तो phi 3 डैश क्या हुआ, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1. डबल डैश लिखेंगे तो क्या आएगा, 6m प्लस 4 4 प्लस c. तो phi 2m 0 है तो डैश भी 0, दिस मीन्स 0. एंड प्लस phi 1m, तो phi 1m क्या है, माइनस m. समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. m की वैल्यू हमें क्या रखनी है, किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, m इक्वल्स टू -1. -1 वाली वैल्यूज जो है वही रिपीटेड है, तो -1 सब्स्टिट्यूट कर दें. तो c स्क्वायर अपॉन 2, m की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 माइनस प्लस, सो प्लस 1 इक्वल्स टू m की जगह पे -1, सो प्लस m. 1 equals to, check करते रहेगा तो 2 is cancelled. This implies that c square equals to 1. So this implies that c equals to plus minus 1. तो दो वैल्यूज आ गई. तो एक क्या हुआ, y equals to mx plus c में m की जगह पे -1 और c की जगह पे -1, m की जगह पे -1 और c की जगह पर प्लस. तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू -x -1 एक आइसमटोट हुआ और y इक्वल्स टू -x प्लस 1. तो इसके तीन आइसमटोट्स हैं, y इक्वल्स टू -x -1, y इक्वल्स टू -x प्लस 1 और y इक्वल्स टू 0. सो इस करके ये तीन आइसमटोट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो ये जो 5 वाला मेथड है, हाँ बोलिए. एक्चुअली मैम, बोलिए मैम ये जो लास्ट में दो इक्वेशन आई वो मैम ये कैसे पता चलेगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? तो है ही नहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो ऑब्लिक है ना. यहाँ तो स्लोप m इक्वल्स टू -1 है ना. यस मैम. पैरेलल वाली तो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस, ये तो ऑब्लिक आइसमटोट्स फाइंड आउट करने का मेथड है ना. यस मैम. एक्स एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल तो आप उसी से कोफिशिएंट को इक्वेट करना है 0 के बराबर, पता चल जाएगा. ये जो 5 वाला मेथड है, ये जब आप ऑब्लिक आइसमटोट मतलब जो पैरेलल नहीं है, दिस मींस कि कोई एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, वही तो स्लोप निकल के आ रहा है m इक्वल्स टू -1 यस मैम. ना. स्ट्रेट लाइन है जो भी एंगल बनाती है. इंटरसेप्शन ऑन एक्सिस इज c. तो इसी तरह से बहुत सारे मेथड हैं एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करने के. तो एक आध मेथड हम और बता दे रहे हैं, अदरवाइज यही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और ऑब्लिक के पैरेलल. और भी ऑल्टरनेटिव मेथड है कि लीनियर फैक्टर से. तो ये सब मेथड थोड़ा टफ पड़ते हैं क्योंकि उनको फैक्टराइज करना आसान काम नहीं होता है. तो दूसरा है कि अगर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है लीनियर फैक्टर, जो उस कर्व की इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उनको हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकें. मतलब रियल लीनियर फैक्टर्स में अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को फिर हम किसी कांस्टेंट के अप्रॉक्स सब्स्टिट्यूट करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देन वी फाइंड दी वैल्यू. जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि x³ माइनस xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 0. तो ये फैक्टर लीनियर फैक्टर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें थर्ड डिग्री टर्म है, तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके हम लीनियर फैक्टर करते हैं. लीनियर फैक्टर करने के बाद फर्स्ट तो अब इसमें फैक्टर्स हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, दिस मीन्स x³ माइनस xy स्क्वायर को हम फैक्टराइज करेंगे
और बाकी को एज इट इज। इसको लीनियर फैक्टर करने का x कॉमन लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। Now this implies that x हो गया लीनियर फैक्टर x प्लस वाई, ये आसानी से हो गए, लेकिन हर बार आसानी से हो जाए ये जरूरी नहीं है, या हर बार हम फैक्टराइज कर ही सकें ये भी जरूरी नहीं है इसलिए। सो यहाँ पे फैक्टराइज लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो गया। अब जो आइसमटोड्स होंगे वो इन लाइंस के पैरेलल होंगे। दिस मींस कि आइसमटोड पैरेलल टू द लाइन x equals to 0, x plus y equals to 0 and x minus y equals to 0। ये शो करता है अगर हम लीनियरली फैक्टराइज कर सकें कि अब जो आइसमटोड्स हैं वो इन लाइन के पैरेलल होंगे। अब वो आइसमटोड क्या है इन लाइन के पैरेलल, फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमने माना कि आइसमटोड्स पैरेलल टू x इक्वल्स टू 0। तो जो पैरेलल होगा वो x इक्वल्स टू कुछ के फॉर्म का होगा, जो इंटरसेप्शन है वो डिफरेंट होगा। स्लोप है पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप जो है वो सेम होगा, तो जो स्लोप है वो सेम होगा। अभी तक लोग आ रहे हैं, अब मुश्किल ही उनकी अटेंडेंस होना। x इक्वल्स टू के हमने माना आइसमटोड्स पैरेलल टू x इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास जो ये कर्व की इक्वेशन है, हम उस कर्व की इक्वेशन में x इक्वल्स टू के को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। अब हम x की जगह पर k सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कर्व की इक्वेशन में हमने x की जगह पर k सब्स्टिट्यूट किया, k क्यूब माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus k plus y equals to 0. Now correct the coefficient of y square, y and k. So highest degree term क्या है, y square है, so y square का coefficient क्या होगा, माइनस के 1 प्लस minus 1 k y square, और क्या है plus y plus k and plus k square and plus k cube equals to 0. Now equating the highest degree coefficient of y equals to 0. तो y का highest degree term y square है, अब इसके coefficient को हम 0 करेंगे। This means 1 minus k. So this implies that k equals to 1. So the asymptotes parallel to x-axis is x equals to 1 is the asymptote. अब इसी तरीके से दूसरा आइसमटोड, कि आइसमटोड पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई इक्वल्स टू k, तो अब चाहे हम y इक्वल्स टू k माइनस x सब्स्टिट्यूट करें या फिर x इक्वल्स टू k माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करें, ये जो भी इच्छा हो उसकी जगह वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो नाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू k माइनस x, तो x प्लस वाई तो k है, इसी से हमने ये रिलेशन निकाला है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस, तो x के टर्म्स में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x चाहे x में रखिए चाहे y में रखिए फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो अगर हम x के टर्म्स में रख रहे हैं तो दिस मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू k, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू k, तो यही हो गया। कहाँ गया जी, x प्लस वाई इक्वल्स टू k एंड सेकेंड अगर हम x की जगह रख रहे हैं सो दिस मीन्स k माइनस वाई, x माइनस y, तो दिस मीन्स ये क्या हुआ, किसकी जगह रखा हमने, x की जगह पे, ये y नहीं आएगा, x की जगह पे रखा k माइनस 2y k माइनस 2y प्लस k माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस प्लस के माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये वाई तो कैंसिल ही हो गया। अब सिंप्लीफाई करिए इसे, ठीक क्या हो जाएगा, के क्यूब के इसको मल्टीप्लाई किया तो 2yk माइनस 2k स्क्वायर वाई माइनस yk माइनस k स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2k वाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk plus y square plus y square plus k equals to 0. Now collect the coefficient of y square, y and constant. तो y square का coefficient क्या है, 2k 2k plus 2 y square and plus y का coefficient लिख लेते हैं plus minus 2k square minus 3k square करते हैं। ये हो गया माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k बस ऑफ y एंड प्लस k क्यूब एंड प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म है, this means 2k plus 2 equals to 0. So this implies that k equals to minus 2. -1 So the asymptote, sorry, minus 1. So the asymptote parallel to x plus y plus k is x plus y equals to minus 1. This is another asymptote. अब थर्ड के लिए भी यही प्रोसेस करना है। तो ये फैक्ट, ये भी प्रोसेस जो है वो सब लेंथी प्रोसेस है। तो बेस्ट प्रोसेस यही 5 वाला जो मेथड है, ये बेस्ट प्रोसेस है। एसिम्पटोट्स उसी कर्व के निकालने हैं, वही मेथड लगना है। तो जब तक रियल वैल्यूज आएंगी तो एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा, रियल वैल्यूज नहीं आएंगी तो एसिम्पटोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैम हाँ मैम लास्ट स्टेप में जो आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट किया वो नहीं समझ में आया, वो क्यों किया? वो क्यों किया, के की वैल्यू निकालने के लिए यही मेथड है ना भाई। इसके पहले भी तो आपने ये अच्छा, यस मैम। हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को ही तो 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। ये तो मेथड ही का तो स्टेप है। जब x स्क्वायर टू k के लिए, हाँ बोलिए। ये ऊपर स्टेप में जहाँ पे आपने वो x इक्वल्स टू k माइनस वाई रखा है, x, हाँ वहाँ से एक बार रिपीट करिए। हमने कहा कि अब हम इस के पैरेलल में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो या तो x और k के टर्म्स में इक्वेशन बना लीजिए, चाहे y और k के टर्म्स में रिलेशन, ये आपके ऊपर है जिसमें आपको अच्छा लगे। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चाहे y को k माइनस x से रिप्लेस करिए या फिर x को k माइनस y से रिप्लेस करिए। ये जो कर्व की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये जो कर्व की इक्वेशन है, इसी में x को k माइनस y से रिप्लेस कर रहे हैं। यस तो यही इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रख दी। आपका मन हो चाहे इसमें रखिए, दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं। यस मैम, यहाँ पे लिखा है लेकिन k माइनस वाई, हाँ वहाँ पे तो मैम खाली k होना चाहिए। यहाँ पे रखा है ना ये यस मैम, x प्लस वाई है, k माइनस वाई प्लस वाई होके k बचे हैं। हाँ तो अच्छा, x यस मैम, x प्लस वाई की जगह k ही तो आया, यस मैम, और जब x को रखा तो k माइनस वाई आया, x माइनस वाई की रखा जो x माइनस 2y आया, k माइनस 2y आया। यस ठीक, तो जो मेथड बेस्ट है, ये भी मेथड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या लेंदी है। अब ये मेथड सबसे आसान है, तो बेस्ट मेथड यही है ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो ये भी एक मेथड था, हमने बता दिया। सो इसी तरह से एक और मेथड है। उन सब मेथड में बस यही है कि अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है उसको, एक और भी है लिमिटिंग वाला मेथड, कि जो कि हमें पता है कि एसिम्पटोट जो है वो एसिम्पटोट मेथड ऑफ लिमिट का मतलब है कि चूंकि एसिम्पटोट हमें पता है एक लिमिटिंग कंडीशन है टेंजेंट एट इन्फिनिटी,
तो उसमें भी मेथड तभी वो एप्लीकेबल होगा जब हम हाईएस्ट डिग्री टर्म को लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं, और तब जबकि ऑल फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट। सारे फैक्टर्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो हम इस मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि x प्लस कि x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 1 एंड x प्लस 2y माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसी में क्यूबिक का सारे टर्म्स आएंगे। तो इस हाईएस्ट डिग्री टर्म में मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ दे दिया गया है, यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना पड़ा था। तो ये फैक्टर के लिए तभी है कि जब हम हाईएस्ट ऑर्डर तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स को हम लीनियरली फैक्टराइज कर सकें डिस्टिंक्ट फैक्टर में, तब। अदरवाइज हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज है, तो इसमें यही करना है जैसे हम लोग ने यहाँ पे भी यही फाइंड आउट किया था। किसका मतलब इस x इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इन लाइंस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि दिस मीन्स कि जो एसिम्पटोट्स हैं वो इन लाइंस के पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 के पैरेलल में। तो यहाँ पे हमने पैरेलल में फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा था कि इनको k के बराबर सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था। अब इसमें बस यहाँ से आगे का जो मेथड है वो डिफरेंट है कि अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ का अगर हम x फाइंड आउट करने जा रहे हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, स्लोप इज y बाई कहाँ गया, हाँ y जो है वो यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में शो करता है। दिस मीन्स कि y इक्वल्स टू अगर हम कहें तो ये माइनस x का फॉर्म है, या फिर y बाई x इक्वल्स टू माइनस 1, यही वैल्यू है यहाँ पे। तो अब दिस मीन्स स्लोप जो है वो y बाई एक्स इक्वल्स टू स्लोप क्या, y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 है इन द लिमिटिंग कंडीशन x टेंड्स टू इंफिनिटी। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस मीन्स क्योंकि हमें पता है कि जो भी एसिम्पटोट्स होता है किसी भी कर्व के लिए which is the tangent at infinity। तो लिमिटिंग कंडीशन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन दिस इक्वेशन अब इस हम k की वैल्यू जो हम लोग ने उस मेथड से फाइंड आउट करी थी अब वही लिमिटिंग से फाइंड आउट करेंगे। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x प्लस वाई, अब सारे टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, लिमिट 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 divided by x minus y plus 1 and x plus 2y। लिमिट कंसीडर कर रहे हैं, दिस मीन्स कि y by x tends to minus 1 as x tends to infinity। तो y by x tends to minus 1, तो इस इक्वेशन को हम y by x के फॉर्म में लिखने की सबसे पहले इसको y by x के फॉर्म में लिखेंगे। तो y by x के फॉर्म में लिखने के लिए हम x स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये क्या हो गया 2 इंटू y by x माइनस y by x होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 by x प्लस 2 y by x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस y बाई एक्स प्लस 1 x 1 प्लस
2y बाई एक्स स्क्वायर इज कैंसिल। अब हम कंडीशन ले रहे हैं y बाई एक्स टेंड्स टू 1, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू -1 इनफिनिटी, y बाई एक्स को हम -1 से रिप्लेस कर रहे हैं। सो -2 यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 -3, यहाँ पे क्या आया -2 बाई एक्स, -2 -1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1 बाई एक्स एंड 1 - 2। अब हम अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 हो जाएंगे। क्या बचा 3 4 आएगा। and 6 6 7 8 कितना आया -8 बाई -2 -8 by -2। 2 दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 4। 4 तो ये आइसोमटोट्स x प्लस y के करस्पॉन्डिंग हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो जो k की वैल्यू आप वैसे फाइंड आउट कर रहे थे, वो k की वैल्यू अब आप लिमिटिंग कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ यहीं पे ये जो मेथड है हम अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया ये मेथड? इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, जैसे x प्लस वाई, इसमें भी y बाई एक्स इज रिप्लेस बाई -1। केवल जो स्लोप है हम उसी को देखेंगे कि 1 एज इट इज बना रहेगा, कि स्लोप टेंड्स टू y बाई एक्स देखेंगे तो 1 को अप्रोच करेगा, तो y बाई एक्स टेंड्स टू 1। यहाँ पे y बाई एक्स टेंड्स टू -2, बाकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो k की वैल्यू हमने यहाँ पर इस मेथड से फाइंड आउट करिए, k सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे वही वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन से फाइंड आउट करिए। समझ मैम में आया? हाँ बोलिए। मैम इसमें मैम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करने का क्या लॉजिक है मैम? क्योंकि लॉजिक यही है ना कि जो पॉइंट्स जो इन्फिनिटी पे टच करता है, ये स्लोप है टेंजेंट का, इस एक्सिस के पैरेलल है ना, दिस इज पैरेलल टू दिस y बाई एक्स टेंड्स टू -1। दिस मीन कि जो स्लोप है वो y इक्वल्स टू -x, तो स्लोप क्या हुआ -1 है, तो इसके पैरेलल में है, लेकिन टच कहाँ पे करती है, इन्फिनिटी पे। दिस मीन्स कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व का और आइसोमटोट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो इन्फिनिटी पे है ना, इसलिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया गया है। मैम तो हाँ, लेकिन बोलिए। मैम अगर वो कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही है तो x को क्यों फिर इन्फिनिटी लिया गया, y को भी तो ले सकते हैं। जब y की तो हम स्लोप निकाल रहे हैं ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो दोनों ही पॉइंट होंगे ना, इनफाइनाइट पे ही तो टच करी, दोनों पॉइंट इन्फिनिटी होंगे। ओ अच्छा, हाँ हाँ यस मैम, y बाई एक्स तो मैम -1 टेंड कर रहा है। ओके अब ठीक है। मैम मैम Yes, बाकी ma'am. दो इक्वेशंस की एक बार लिमिट बस बता दी किनकी? मैम। x - y + 1 = 0, मैम लिमिट क्या रखेंगे जब सॉल्व करेंगे? y + 1 = 0 है, तो यहाँ पे ये y = mx + c में ये चीज है ना, तो इस लाइन के पैरेलल तो -1 को तो देखना नहीं है, यहाँ पे y बाई एक्स टेंड्स टू 1 होगा, होगा कि नहीं? यस मैम। और इस वाले में y बाई एक्स टेंड्स टू माइनस क्या हो जाएगा, 2y = -x, तो y बाई एक्स = -1/2। यहां से लिखेंगे तो y बाई एक्स = -1/2 होगा कि नहीं? लिमिट समझ में आई कि नहीं? यस मैम। जिसने पूछा था वो बताइए। मैम सेकंड वाले की नहीं समझ में, एक बार फिर से बता दें। यही y प्लस है, x - y + 1 है ना, तो x - y को तो देखना है, स्लोप तो y = mx + c होता है ना, तो इस लाइन के पैरेलल में तो c तो चेंज होगा, केवल स्लोप तो सेम है। तो यहाँ पे Yes, ma'am. समझिए y = 0 है, तो यहाँ पे दिस मीन्स कि x = y है,
सो दिस मीन्स y बाई एक्स टेंड्स टू 1 ही तो हुआ, यस मैम। और दूसरे वाले में x प्लस 2y था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स 2y equals to minus x. So y by x tends to minus 1 by 2. y by x equals to minus 1 by 2. स्लोप जो है वो यहाँ पे minus 1 by 2 है. यस मैम, आगे मैम। तो ये तो मेथड थे फॉर फाइंडिंग द asymptote when the equation of curve is given in Cartesian coordinate system. सो हम यही चीज बता रहे हैं कि इन सब मेथड के चक्कर में पढ़ना थोड़ा टफ, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है। वो भी तभी हो सकता है जब हम हाईएस्ट डिग्री टर्म को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकें, वो भी डिस्टिंक्ट हो, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज तो बेस्ट मेथड हमारे पास वो 5 वाला ही है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म को x को 1 से और y को m से रिप्लेस करते हैं। वो ये जो अभी आपने मेथड पढ़े वो सारे मेथड थे अगर कर्व की इक्वेशन हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन रहती थी। अगर कर्व की इक्वेशन हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, दिस मींस कि कर्व की इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा गिवन है। सो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करने के लिए हम कर्व की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, 1/r इक्वल्स टू f थीटा, एंड जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकल के आते हैं तो सबसे पहले हम f थीटा, जो हम m था वहां पे, वो यहाँ पर थीटा है, स्लोप ऑफ द आइसोम्टोट कहें तो f ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 से हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइसोम्टोट इज r साइन थीटा माइनस थीटा वन जो आप यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट करें, थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू 1/f डैश थीटा 1. दिस इज द asymptote of the curve in polar coordinate system. तो इसमें बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यूज जो है वो निकाल के रख देनी है। सो दिस मीन्स जो कर्व की इक्वेशन है सबसे पहले हमें उसे 1/f थीटा के फॉर्म में रखना है, फिर f थीटा इक्वल्स टू 0 रख के थीटा की वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। So this gives the asymptote of the curve. अगर थीटा की वैल्यूज रियल एग्जिस्ट करती हैं तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो asymptote एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज asymptote एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि r इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2a। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्व की इक्वेशन को 1/r f थीटा के फॉर्म में लिखना है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2a 1 माइनस 2 cos थीटा। दिस मीन्स this is equals to 1/a 1 minus cos theta. नेक्स्ट स्टेप, इससे कंपेयर किया इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे f थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस, सॉरी 1/ कुछ गलत लिख दिया है, 1/2 1/2 माइनस cos थीटा इंटू 1/a इक्वल्स टू 0। ये बाय f थीटा इक्वल्स टू 0 रख के यहाँ से थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दिस मीन्स कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 implies that थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस π/3। सिंपल है, सिर्फ थीटा की इसके मतलब अब थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, प्लस π/3 और माइनस π/3। सो थीटा 1 इज π/3 एंड थीटा 2 जैसे m1 m2 m3 जितने भी निकल के आए, so which is equals to π/3।
सो आइसमटोट क्या था, कर्व की इक्वेशन जो हम लोग ने, सॉरी आइसमटोट की r sin थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश थीटा 1. दिस मीन्स r sin थीटा माइनस थीटा 1 इज पाई बाई 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश पाई बाई 3. तो f डैश पाई बाई 3, f डैश f थीटा क्या है, कहाँ गया, f थीटा हमारे पास ये है, तो f डैश थीटा क्या हो गया, f डैश थीटा क्या हुआ, साइन थीटा One अपॉन upon the sin theta. साइन थीटा अपॉन a, और थीटा की जगह हमें क्या रखना है, पाई बाई 3. सो 1 अपॉन साइन पाई बाई 3 अपॉन a. पाई बाई 3 क्या होता है, √3 बाई, Root 3 by 2. है ना. सो दिस मीन्स 2a बाई √3 r sin theta minus pi by 3. So this is one of the asymptote. Theta 2 रख दें, this means r sin theta plus pi by 3 minus pi by 3 रखने पे this is minus 2a upon sin of minus theta is minus sin theta. So this is the another asymptote of the given curve. So polar coordinate में बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें कर्व की इक्वेशन को इस फॉर्म में रखना है और यहाँ पे वैल्यूज एफ थीटा इक्वल टू 0 से थीटा की वैल्यूज निकालनी है, और थीटा की वैल्यूज निकालने के बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं. दिस गिव्स द asymptote of the curve in polar coordinate system. बाकी तो सब इसी तरीके से हैं, तो ये दोनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे. तो यहाँ तक आज आपका आइसोम्टोट खत्म हुआ है. कल फिर आपका आइसोम्टोट के बाद जो भी चैप्टर पड़ेगा वो पढ़ाएंगे. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. मैम एक बार क्वेश्चन निकालिए जो अभी आपने किया. दिखा दे, देखिए जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन है उसे हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. सबसे पहला काम है, जो भी हमारे पास पोलर इक्वेशन है, ये कर्व हमें गिवन था, इस कर्व को हमने इस फॉर्म में रिड्यूस किया. इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास कर्व की इक्वेशन ये आई. इस कर्व की इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो एफ थीटा राइट हैंड साइड वाला टर्म जो है वो हमारा एफ थीटा है. नेक्स्ट स्टेप, एफ थीटा इक्वल्स टू 0 हमें सब्स्टिट्यूट करना है. एफ थीटा इक्वल्स टू 0, एफ थीटा इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. भाई उसमें भी तो हम कार्टेशियन में क्या करते थे, फाई एन एम इक्वल्स टू 0 रखते थे और यहाँ से m की वैल्यू स्लोप फाइंड आउट करते थे. यहाँ पे भी ये स्लोप ही है, जो थीटा 1 थीटा 2 है वो आइसोम्टोट का स्लोप है ना. स्लोप ही तो है, जो रेडियस वेक्टर बनाएगा वही तो पॉइंट हुआ, है ना. भाई पोलर कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये अगर टेंजेंट हो गई और ये हमारे पास अगर ये r थीटा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया और जो थीटा एंगल बनाती है. इसी तरह से जो हमारे पास आइसोम्टोट होगा वो जो इस एंगल बनाएगा उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वो हमारा आइसोम्टोट का स्लोप होगा. सो सब पोलर कोऑर्डिनेट में ही तो होगा. तो सिर्फ हमें यहाँ से थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है. सो यही जो है ये हमारी आइसोम्टोट की इक्वेशन दे देगा. वही चीज हमने यहाँ पे करी है. स्लोप के लिए मैम स्लोप के लिए tan थीटा नहीं निकालेंगे क्या इसमें? tan थीटा तो साइड टेंजेंट के लिए होता है ना, साइड के निकालने का मतलब है dy बाई dx निकालें हम. ये थोड़ी ना, जब कर्व की इक्वेशन गिवन होगी तब तो हम फाई ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना हर केस में. आपको प्रूफ है तो प्रूफ आप एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे. ये जो टेंजेंट दिस मीन्स आइसोम्टोट की बात कर रहे हैं तो आइसोम्टोट्स मीन्स टेंजेंट एट इन्फिनिटी. तो जो भी टेंजेंट है वो इन्फिनिटी पर उसको कट कर रही है. ठीक, तो जो भी इसका स्लोप निकल के आ रहा है वो इसके
पे जब हम परपेंडिकुलर, दिस मीन्स टेंजेंट कर्व से इस पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो है दिस अप्रोचेस टू 0, दिस मीन्स दिस PM टेंड्स टू 0, यही तो करते हैं। और इसी स्लोप से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसी से स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारा ये स्लोप ऑफ दी ये निकल गया। स्लोप मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द आइसेमटोट नहीं, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा मैम, तो इसका मतलब कि जो एसिम्पटोट्स होता है उसका स्लोप मैम थीटा लेते हैं। आइसेमटोट का स्लोप थीटा नहीं, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा है ना, के पोलर अच्छा, कोऑर्डिनेट्स हाँ। थीटा, उसकी इनिशियल लाइन से एंगल जहां पे वो इन्फिनिटी पर टच कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्लोप तो ओके टेंजेंट है। जब पोलर कोऑर्डिनेट में करते हैं तब हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाई के टर्म्स में कहाँ फाइंड आउट करते हैं, तब तो हम रेडियस वेक्टर वाली चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, tan फाई फाइंड आउट कर सकते हैं r d थीटा बाई डी आर से, है ना। दिस और ये एंगल होता है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का, तो हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मैम थीटा की दो ओके ही मैम। वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस। दो ही तो मिलेंगी, n पाई के टर्म्स में रखना चाहेंगे तो n के टर्म्स में रखेंगे, तो यस ये मैम। ऐसा तो जो कर्व पे लाई करेंगे वो चीज एसिम्पटोट्स होंगे। ओके मैम। ठीक, तो कल फिर इसी टाइम पे हम लोग फिर मिलेंगे। मैम थैंक यू। मैम बोलिए बोलिए बोलिए। मैम अभी तक एग्जाम से रिलेटेड नोटिस आई है? हमें बाद में पता चलेगी, आप लोग को पहले पता चल जाएगी, क्योंकि आप लोग तो बहुत एग्जाम के लिए अवेयर रहते हैं ना, स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अवेयर रहते हैं, हमें एग्जाम से उतना लेना देना नहीं है। मतलब है अभी तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है आप लोग का, अभी तो जो आप लोग के पहले जिनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी उन्हीं की कोई डेट नहीं आई है। उम्मीद करिए फरवरी लास्ट तक शायद शुरू हो जाए, लेकिन ये ओके मेरी मैम। उम्मीद है, बाकी कोई इसका कहीं कोई नोटिस कोई नहीं। अभी तो आपका कोर्स ही चल रहा है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। कर्वेचर बचा है, मतलब कन्वोल्यूट बचा है, सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ट्रेसिंग ऑफ कर्व है। जब सब दिन क्लास हो रही है तब तो होने अभी टाइम लगेगा। ठीक मैम यूनिवर्सिटी ओके। ऑफलाइन होने की चांसेस कब है? बेटा, हमें कुछ नहीं पता है, हमारा काम है सिर्फ टीचिंग करना, और वो हम टीच कर रहे हैं आप लोग को। जो भी ये सारे डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, और वो बैठ के क्या डिसीजन ले रहा है, वो जब पेपर या नोटिस हम लोग के पास आता है उससे पहले ही वो ऑनलाइन आ जाता है, तो आप लोग को पता चल जाता है ना। तो जो नोटिस निकलेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगा, वो हम सबको एक साथ ही पता चलेगा, हमें पहले से कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक, एनीथिंग एल्स? तो कल मिले अब हम लोग। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.